तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के अपने यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है चुंबकीय गुणों का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी चुंबकीय गुण हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। चुंबकीय गुण क्या होते हैं? तीन तरह के चुंबकीय गुण बताए थे आप लोगों को, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। उसमें यह बताया था अपन ने कि मेन चुंबकीय गुण दो होते हैं, जिसमें एक तो होता है प्रतिचुंबकीय गुण और एक होता है अनुचुंबकीय गुण, जिसको अपन ने देखा था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा के कोई पदार्थ उसमें रखा था। अगर बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं को वो पदार्थ आकर्षित करता है प्रैक्टिकली तो वो कहलाता है अनुचुंबकीय, और उनको अगर प्रतिकर्षित करता है तो वो कहलाता है प्रतिचुंबकीय। अब अगर अनुचुंबकीय गुण ज़्यादा हो जाता है किसी पदार्थ में, अगर अनुचुंबकीय गुण ज़्यादा है तो उसी को हम लोग कहते हैं लौह चुंबकीय। आयरन में सबसे ज़्यादा होता है और आयरन के बराबर अगर पहुंच जाता है तो लौह चुंबकीय में आ जाना लग जाते हैं। तो ये तीन तरह के चुंबकीय गुण हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे। आज बात करते हैं चुंबकीय गुणों का निर्धारण कैसे किया जाता है, चुंबकीय गुण कैसे नापे जाते हैं। इसके लिए गॉय विधि काम में ली जाती है ज़्यादातर, ठीक है। तो गॉय विधि को हम लोग देखें तो गॉय विधि में एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं चुंबकीय विधि यानी चुंबकीय गुण निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें, देखो ये तो लग रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये तो हमारे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दी। ये गॉय तुला कहलाती है पूरी, इसको हम लोग बोलते हैं गॉय तुला। इसको अगर हम लोग लिखें तो ये तो होती है गॉय तुला। जैसे तराजू होता है और तराजू में हम लोग वेट जैसे निकालते हैं उसी तरीके से गॉय तुला है, ठीक है, एक तराजू है जिससे चुंबकीय गुण निकाले जाते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया हमने, एन और एस, नॉर्थ और साउथ पोल है ये, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के। और ये एक पाइरेक्स कांच की नली होती है, ये वाली पाइरेक्स कांच की नलिका में क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो बहुत पतला कांच होता है, एक वेट भी कम होता है, ठीक है। इसमें मिक्स होता है 70% तो होता है सिलिका यानी SiO2, 20% इसमें मिक्स होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और 10% इसमें मिक्स होता है Na2O सोडियम ऑक्साइड। इन तीनों के मिश्रण से बनता है पाइरेक्स, और इसकी नलिका होती है ये, ठीक है। वेट कम होगा, कांच जो होती है इसका वो बहुत पतला हो जाता है ना। इन तीनों के मिक्सचर से बनती है पाइरेक्स कांच की नलिका। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइरेक्स कांच की नलिका में जिस पदार्थ का हमें चुंबकीय गुण ज्ञात करना होता है उस पदार्थ को भर लेते हैं। सबसे पहले पदार्थ जिस भी अवस्था में है उसको पाउडर के रूप में लेना है। तो पीस के पाउडर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इस पाइरेक्स कांच की नलिका में उस पदार्थ को भर लेते हैं, ठीक है। अब उस पदार्थ को भरने के बाद ये बाह्य चुंबकीय है। अब देखो, जैसे अपन ने पिछले क्लास में भी बात की थी, चुंबकीय गुण जब पढ़ा रहे थे उसमें अपन लोगों ने कहा था कि हर पदार्थ का, हर परमाणु का खुद का भी कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण जरूर होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हो रहा है, कक्षीय गति भी हो रही है। तो हर पदार्थ का अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए यहां पर अब अपन ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रख दिया। अब अगर पदार्थ अनुचुंबकीय है तो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित रहेगा, इसी में व्यवस्थित होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर इसी में व्यवस्थित होने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा खिंचाव हमें नीचे की ओर अनुभव होगा, यानी ये जो चुंबक लग रही है नीचे की ओर खींचेगी पदार्थ को, अगर उसमें चुंबकीय गुण है तो। इस वजह से ये जो तराजू का ये हिस्सा है ये थोड़ा नीचे की ओर झुकेगा। अब ये हिस्सा नीचे की ओर झुकेगा तो यहां जब ऊपर उठेगा तो यहां पर हम लोग वेट रखकर ये पता लगा सकते हैं कि अनुचुंबकीय गुण कितना है। भाई जितना ये खींचेगा उतना यहां वेट रखेंगे, वेट रखेंगे तो ये बराबर आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम अनुचुंबकीय गुण निकाल सकते हैं। ये तार आप जो देख रहे हैं ये तार होता है घोड़े की पूंछ का बाल होता है। अब इसमें उसी को क्यों काम में लिया जाता है, घोड़े की पूंछ के बाल को हम लोग क्यों काम में लेते हैं इस तार के रूप में? वो इसलिए लिया जाता है
कि हम लोग यहाँ देखें कि ये जो होता है एक तो बहुत ही बारीक होता है और मजबूत भी होता है, और इसके वेट का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए घोड़े की पूंछ के बाल को हम लोग काम में लेते हैं। अब ये टूटने वाला भी नहीं है, मान लो खिंचाव ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाए, एक्सपेरिमेंट बीच में रह जाए, तो इसलिए इस तरह का ये लिया जाता है। अब अगर पदार्थ अनुचुंबकीय तो वेट इस साइड ये नीचे की ओर खिंचाव अनुभव करेगा, यानी इस एरिया में ये आकर्षित होगा तो खिंचाव होगा यहाँ पर, तो ये जो अपना हिस्सा है ये थोड़ा ऊपर की ओर इधर से उठ जाएगा और इधर से नीचे की ओर आ जाएगा। उधर हम लोग वेट रख करके ये पता लगा सकते हैं कि अनुचुंबकीय गुण कितना है। अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए पदार्थ प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का है, ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का है तो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से पदार्थ ऊपर की ओर दूर भागेगा, ठीक है, प्रतिकर्षित होगा, और प्रतिकर्षित होगा तो दूर भागेगा यहां से, यानी इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में ये हिस्सा ऊपर हो जाएगा, ये हिस्सा नीचे हो जाएगा, है ना। जैसे इसकी बात की थी हमने घोड़े की पूंछ के बाल की, तो ये जल्दी से मुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है ना, मजबूत होता है और बारीक भी होता है, तो यहां से ये हिस्सा उठ जाएगा, ठीक है। और ये जब ये प्रतिकर्षित होगा तो हम समझ जाएंगे कि कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का है। अनुचुंबकीय गुण ज्ञात करने होंगे तो ये खींचेगा, और यहाँ हम लोग वेट रख के ये देखते हैं कितना अनुचुंबकत्व आता है, ठीक है। तो इस तरह से गॉय विधि से हम लोग चुंबकीय गुण निकालते हैं किसी भी पदार्थ का। वैसे चुंबकीय गुण निकालने की दो विधियां हैं जो ज्यादातर काम में आती है, एक तो फैराडे विधि और गॉय विधि। बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपके सिर्फ और सिर्फ गॉय विधि है, फैराडे विधि नहीं है, तो हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर में फैराडे विधि को डिस्कस नहीं करते। बीएससी थर्ड ईयर में फैराडे और गॉय दोनों हैं, हम वहां दोनों विधियों को डिस्कस करते हैं। तो आई चीज समझ में, आप लोगों को इतना समझना है कि गॉय विधि से चुंबकीय गुण कैसे निकाले जाते हैं, इस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अब डी ब्लॉक के अपन ज्यादातर उनमें से भी 3D जो एलिमेंट्स हैं उनके तत्वों के चुंबकीय गुणों की बात करें तो आपने देखा होगा मोस्टली जब भी हम चुंबकीय गुण निकालते हैं तो हम लोग एक फॉर्मूले से निकालते हैं जो होता है N, जो चलता है √N+2 बोर मैग्नेटॉन, जो इसकी इकाई होती है। कोई भी चुंबकीय गुण हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जहां पर N क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग जब चुंबकीय गुणों की बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो चुंबकीय गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, जो कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में होती है, यानी ये तो होगी कक्षीय गति जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में कर रहा है, और एक होती है चक्रण गति जो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर करता है। इन दोनों के कारण चुंबकीय गुण होते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, यानी अगर किसी कक्षक में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर यानी हम लोग चक्रण से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण निकाल पा रहे हैं। कक्षीय गति के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न हुआ है वो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है, कोई विशेष रीजन होता होगा। देखिए इसमें होता क्या है कि 3D कक्षक जो होते हैं बाहर की ओर फैले हुए होते हैं। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम की बात करें किसी भी 3D एलिमेंट्स में, तो वहां पर क्या होता है, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 3s में जाएंगे, 3p में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरे जाते हैं, पहले 4s कक्षक में। आपको पिछली क्लासों में बताया था n+l का नियम काम करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में भरे जाते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3D कक्षक में। ये तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, क्योंकि 4s कक्षक की ऊर्जा 3D से कुछ कम होती है, तो निम्न ऊर्जा के कक्षक में पहले भरे जाएंगे। तो अगर यहां पर हम लोग देखें तो 3D कक्षक बाहर की ओर फैले हुए हैं, यानी सबसे आउटर 3D हो गए। हाँ, 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद
अब 4s की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी और 3d की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। यानी यहां से ये जो क्रम है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 3s 3p 3d एंड 4s। लेकिन बाहर की तरफ सिर्फ एक ऐसी कक्षक है, उसके अलावा 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका मतलब 3d कक्षक बाहर की ओर फैले रहते हैं। तो ज्यादातर जगह ये जिक्र आता है कि बाह्य वातावरण से ये प्रभावित हो जाते हैं, इस वजह से इनके चुंबकीय आघूर्णों में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करते समय ओनली 3D ब्लॉक एलिमेंट्स में चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करते समय हम लोग सिर्फ उसकी चक्रण गति को ही ध्यान रखते हैं और चक्रण गति के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसी पे ज्यादा फोकस रखते हैं, कक्षीय गति को नहीं रखते हैं। ठीक है, यानी बाहर की ओर फैले हुए हैं बाह्य वातावरण। अब ये बाह्य वातावरण कौन सा होता है? बाह्य वातावरण होता है जब कोई परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास लिगेंड आता है, ठीक है, लिगेंड आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो जब लिगेंड आता है तो लिगेंड होता है नेगेटिवली चार्ज या उदासीन हो सकता है, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण होता है नाभिक के प्रति। तो जब लिगेंड आता है इसके पास में, तो हम लोग CFT सिद्धांत में पढ़ते हैं कि डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। डी कक्षक निम्न और उच्च ऊर्जा के कक्षकों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का उनमें पुनर्वितरण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य वातावरण है लिगेंड, या वो कोई भी आयन जिसके साथ धातु आयन बॉन्ड बनाता है, वो प्रभावित करेंगे बाह्य कक्षकों को। तो इस वजह से डी कक्षकों का विपाटन होता है, फिर वापस से इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण होता है ना। प्रबल क्षेत्र लिगेंड या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो इस तरीके से वो चीज इसको प्रभावित करती है, इनके डी कक्षकों को। तो मोस्टली 3D एलिमेंट के तत्वों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर ही निकालते हैं, और जिन जिन के मान सही प्राप्त होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो इस तरह से अब किसी भी अगर परमाणु की बात करें या किसी भी 3D ब्लॉक एलिमेंट की हम लोग बात करें, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। अधिकांश जो एलिमेंट्स हैं, अधिकांश तत्व हैं, उनके चुंबकीय आघूर्ण का मान हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए FeCN4 या फिर FeCN6 ले लो और 4 नेगेटिव ले लो, ये कोई संकुल आयन है। तो मोस्टली तो क्या होता है, सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके हम लोग चुंबकीय आघूर्ण का मान उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इस एग्जाम्पल को भी हम लोग बाद में लेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपको चुंबकीय आघूर्ण के बता देता हूं मैं। देखो इधर, जैसे मान लीजिए किसी कक्षक में, किसी 3D ब्लॉक एलिमेंट में, मान लीजिए 3D कक्षक में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी हमारा फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू रूट n n+2 के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, एक। अगर एक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो यहां पर हम लोग म्यू एस भी लगा सकते हैं। म्यू एस का मतलब जो चुंबकीय आघूर्ण निकाल रहे हैं वो अपन चक्रण गति के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं उसका, है ना। तो म्यू एस यानी इसका मान हो गया √1 1+2 फॉर मैग्नेटॉन, जिसका मान निकल कर आता है √3, यानी 1.732 वैल्यू हो जाती है। ठीक है, कब? जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ n की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है, और √6 का मान निकालेंगे। इसी तरह से 3 होंगे तो 3 लिख देंगे। तो जब भी किसी एलिमेंट के लिए चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो चक्रण गति के द्वारा इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम लोग इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, लेकिन कुछ में इसमें अपवाद आ जाते हैं। कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर ज्यादा होने चाहिए, लेकिन नॉर्मली कम आ पाते हैं। ठीक है,
ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए अपन ने ले लिया FeCN6 4 नेगेटिव। इसमें आयरन की अगर बात करें तो आयरन अब 6 साइनाइड लिगेंड से घिरा हुआ है। जब भी लिगेंड की संख्या 6 आ गई, ठीक है, कोई भी धातु आयन जितने लिगेंड से घिरा होता है वो उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है, यानी समन्वय संख्या कहलाती है। यहाँ आयरन की समन्वय संख्या कितनी है? 6। 6 लिगेंड से घिरा हुआ है और 6 लिगेंड आते हैं किसी धातु आयन के पास तो उसकी ज्यामिति कैसी हो जाती है? अष्टफलकीय। तो इसकी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब होता क्या है कि अब इस लिगेंड के आने के कारण एक्चुअल जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम लोग देख रहे थे आयरन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है, तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेंज हो जाएगी। इस वजह से चुंबकीय गुणों में थोड़ा परिवर्तन आता है। कैसे? यहां पर आयरन की बात करें तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना? 26। 26 का मतलब ऑर्गन तो आ गया 18 तक, ठीक है। ऑर्गन के बाद 4s2 और 3d6, ये होता है आयरन के लिए। तो यहां अगर हम लोग देखें तो डी कक्षक में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 4s कक्षक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। अब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है आयरन के पास, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब क्या होता है, यहां पर साइनाइड लिगेंड आ जाता है इसके पास। साइनाइड लिगेंड आने के कारण अपन लोग ये भी लिख सकते हैं कि 4p कक्षक है तो सही, इलेक्ट्रॉन नहीं है फिलहाल उसमें, तो यहां हमने 4p कक्षक को भी लिख देते हैं और इलेक्ट्रॉन वैकेंट दिखा देते हैं कक्षकों को। तो यहां पर हम लोग देखिए जैसे ही साइनाइड लिगेंड आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ चेंज, जैसे साइनाइड लिगेंड आएगा इसके विन्यास में कुछ चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले तो लिगेंड से भी पहले हम लोग देखते हैं आयरन यहां कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीकरण अवस्था में निकालनी है। तो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है यहां आयरन की? +2। हम लोग कैसे निकालेंगे? जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी हो उसे हम लोग मान सकते हैं x। लिगेंड है 6 और साइनाइड ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, इन पर आवेश होता है -1, तो इसके अकॉर्डिंग x -6 इक्वल्स टू, यहां जो चार्ज लगा हुआ होता है उसको हम लोग ले जाते हैं इक्वल में, तो यहां हो गया 4 नेगेटिव। अपने पास वैल्यू आई, ये 6 यहां से इस साइड जाएगा तो x इक्वल्स टू हो गया 6 - 4 इक्वल्स टू +2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +2 आयरन की। यहां पर +2 का मतलब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने के कारण अब Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कौन से कक्षक में से बाहर निकलेंगे? 4s कक्षक में से, क्योंकि 4s कक्षक बाह्य कक्षक हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये इस तरह का विन्यास हो जाता है Fe2 पॉजिटिव आयन का। अब होता क्या है, जैसे साइनाइड लिगेंड आता है, अब साइनाइड लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग क्षेत्र लिगेंड यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, उसके आने के बाद ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अंदर के कक्षकों में क्या हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे। तो Cn नेगेटिव की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने के कारण अंदर के कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं और हमारे पास आ जाते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स यानी खाली कक्षक। कोई प्रॉब्लम? अभी तक चीजें मेरे को उम्मीद है कि सब लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को चीजों को समझाने की, एक एक चीज को अपन बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं क्योंकि साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। अब यहाँ पर D2sp3 संकरण पाया जाता है और ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय हो जाती है। अब यहाँ इसकी अगर विन्यास की हम लोग बात करें तो यहाँ पर तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर जब हम आयरन अकेले की बात कर रहे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें, तो कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण होता।
लेकिन FeCN6 ये 4 नेगेटिव संकुल आयन में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या आता है? 0। यानी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं है, तो चुंबकीय आघूर्ण 0 आ जाएगा। किस फॉर्मूले से? अपने इस वाले फॉर्मूले से, N+2 बोर मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमारे पास 0 है, तो 0 ये हो गया 0, 0+2 बोर मैग्नेटॉन। टोटल ओवरऑल मान कितना हो जाता है? 0। तो ये कुछ जो चेंजेस आते हैं चुंबकीय आघूर्ण के मान में, चुंबकीय गुणों में, वो डिपेंड करते हैं कि आयन कौन से लिगेंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चुंबकीय गुण सिर्फ एक तत्व के गुण नहीं होते हैं, वो किस लिगेंड से जुड़ा हुआ है, किस तरह के परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ओवरऑल संकुल की ज्यामिति क्या है, ठीक है, इन सभी चीजों पर निर्भर करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। गॉय विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, इस विधि से यानी चक्रण, जो इलेक्ट्रॉनों की ओनली चक्रण गति है, उसके आधार पर हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं किसी भी तत्व के लिए 3D ब्लॉक एलिमेंट्स के। सिर्फ चक्रण गति क्यों इंपॉर्टेंट रहती है? क्योंकि बाह्य कक्षक होते हैं 3D कक्षक, जो बाह्य वातावरण से क्या हो जाते हैं? थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं। डिस्टर्ब बाह्य वातावरण कौन से रहते हैं? लिगेंड, ठीक है, जो कि डी कक्षकों को प्रभावित करते हैं। तो इसकी वजह से कुछ चेंजेज आ जाते हैं मान में, और इसलिए हम लोग ज्यादातर चक्रण जो गति होती है उसके वजह से जो आघूर्ण उत्पन्न होता है हम लोग उसी को निकालते हैं, और बहुत से तत्वों के लिए सही पाया गया है। तो इस तरह से भी चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें, एक एग्जाम्पल लिया हमने जैसे आयरन का। वैसे तो चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ होना चाहिए क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जब ये कोई यौगिक बना रहा है साइनाइड के साथ, ठीक है, उस कंडीशन में यहाँ इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि आयरन में तो लौह चुंबकीय गुण होते हैं, ये तो चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा होना चाहिए। अपन तो आघूर्ण चुंबकीय गुणों की बात करें, चुंबकीय गुण ज्यादा और होने चाहिए, लेकिन इसीलिए इस चीज को यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ और किस लिगेंड से ये जुड़ा हुआ है, संकुल में इसकी स्थिति क्या है, उस पर भी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आयरन का जो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दोस्तों, लगातार वीडियोस, अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, जिससे आपको एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त में यानी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो सके। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।